नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट कैरियर क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है। आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है डेनियल सेल के बारे में। YouTube के इस चैनल पर स्मार्ट कैरियर क्लासेस में क्या चल रहा है, केमिस्ट्री की ये जो प्लेलिस्ट चल रही है केमिस्ट्री की पाठशाला, ठीक है। इसमें करंट टाइम में चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, यानी कि चैप्टर 2 है जिसका नाम है विद्युत रसायन या विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर के अभी तक हमने लेक्चर यानी कि क्लासें 14 हो गई हैं। आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले जो है मतलब ऑलरेडी इस चैप्टर की 14 क्लासें हो चुकी हैं। तो जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखें, ठीक है। तभी नहीं तो जब सेल टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सेल में सबसे पहले आपको सेल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेल का एक टाइप है डेनियल सेल। कल की जो क्लास गई थी, क्लास नंबर 14, लेक्चर नंबर 14, तो उसमें हमने कल सेल के बारे में बेहतरीन तरीके से क्लास ली है, जिसमें हमने सेल के बारे में जीरो लेवल से बेसिक लेवल से चीज़ों को उठाया है और हर एक बात को टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर जो है वहाँ पर किया है। तो जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, पहले वो वाली क्लास अटेंड करें, तत्पश्चात इस क्लास की ओर शिफ्ट हों, इस क्लास को देखें, क्योंकि उस क्लास का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा जो बेसिक है वो इस क्लास में लागू होगा। क्योंकि सेल से रिलेटेड जो भी बेसिक बातें थी वो उन सब बातों को हम कल के लेक्चर में बता चुके हैं। आज की क्लास में बच्चों में डिस्कस करना है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जिसका नाम है डेनियल सेल, ठीक है। डेनियल सेल, डेनियल सेल जो है एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है, एक प्रकार का वोल्टीय सेल है, या एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल है। ये उदाहरण है डेनियल सेल, सबसे प्रचलित सबसे सामान्य उदाहरण है विद्युत रासायनिक सेल का। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में ये पूछा जाता है। इसका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी आता है और लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी आता है, और एक आध क्वेश्चन अति लघु में और MCQ में भी बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जो है डेनियल सेल के बारे में स्टार्ट करते हैं। इसकी संरचना देखेंगे, कार्यप्रणाली जानेंगे कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किससे मिलकर ये बना होता है, पूरा जब असेंबल कर लेते हैं तो कैसा दिखता है, और फिर इसकी कार्यप्रणाली को भी समझेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेनियल सेल का ही एक बेहतरीन सा डायग्राम लगा हुआ है। ये हमारा एक डेनियल सेल है, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल का एक चित्र लगा हुआ है, ठीक है। इसी के बारे में आज हमें पूरा पढ़ना है, इसका पूरा पोस्टमार्टम करना है, क्या नहीं है सब जानेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले एक बेहतरीन स्मार्ट कैरियर क्लासेस की तरफ से आज का एक विचार हो जाए शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है। बच्चों को समय के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में भी अवगत होना चाहिए कि शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। शिक्षा का हमारे जीवन में क्या पर्पस है। देखें, कह रहे हैं कि ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है और ना कोई छीन सकता है, यह बांटने से और ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो ये तो एक सामान्य सी बात है कि जो हमारे पास नॉलेज है, जो ज्ञान है, ये एक ऐसा धन है, एक ऐसी मनी है जिसे ना तो कोई हमसे छीन सकता है ना कोई चुरा सकता है। इसे हम जितना बांटेंगे, ठीक है, जितना लोगों के साथ शेयर करेंगे अपनी नॉलेज को, उतनी ही शिक्षा और बढ़ेगी, उतना ही ज्ञान और बढ़ेगा, ठीक है। जैसे बच्चे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपस में क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी क्लास में डेनियल सेल के बारे में बताएंगे पूरा कॉन्सेप्ट, तो आपस में भी बच्चों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, शिक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सामने वाले में भी शिक्षा जाएगी और हमारे अंदर भी उस शिक्षा का विस्तार होगा, हमारे स्तर पे भी शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। सीख क्या है, पैसा और संपत्ति खत्म हो सकते हैं। जो हमारे पास पैसा है, जो संपत्ति है, वो तो एक दिन खत्म हो सकते हैं, लेकिन आपकी शिक्षा और बुद्धि जीवन के आखिरी वक्त तक आपका साथ निभाती है, ठीक है। आपके पास जो शिक्षा है, आपके पास जो समझदारी है, आपके पास जो ज्ञान है, वो आपके आखिरी समय तक, जीवन के अंतिम पड़ाव तक आपका साथ निभाती रहेगी, ठीक है। चलिए अच्छा, कैसा लगा आज का ये थॉट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और क्लास को प्रॉपर देखते रहें, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं नोट्स बनाते रहें। नोट्स बनाने के साथ साथ डेली बेसिस पर
अभ्यास भी करते रहें, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर जितने भी हम क्लासेस ले चुके हैं तो कॉपी में लिखने के साथ साथ उनको जो है जब टाइम मिले या बीच में छुट्टी हो जाए या संडे पड़ जाए, ठीक है, या कभी भी जब भी मौका लगे तो पीछे वाला एक बार जो है उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो पिछली चीज़ों को हम भूलते चले जाएंगे, नई चीज़ें हमारे अंदर सेव होती चली जाएंगी, ठीक है। क्यों हमारा माइंड जो है नेचर ने इस तरीके से डिजाइन किया है, हालांकि इसकी कैपेसिटी तो बहुत है, अनलिमिटेड है, लेकिन पुरानी चीज़ें इसमें समय के साथ दबती चली जाती हैं, वो धूमिल होती चली जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिवाइज करते हैं, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलें, अच्छा आगे बढ़ते हैं अब हम और शुरुआत करते हैं आज की इस दमदार क्लास को, ठीक है। बेहतरीन क्लास होगी, सब कुछ टेनियल सेल के बारे में बताएंगे, ठीक है। लगभग 1 घंटे के अराउंड ये क्लास होने वाली है, ठीक है। देखें भाई, तो देखो सबसे पहले ये जान लो कि डेनियल सेल क्या है। कल की क्लास में जैसा हमने बताया कि सेल किसे कहते हैं, वह रासायनिक युक्ति या वह रासायनिक यंत्र जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एंड देन रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इस युक्ति को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, नहीं तो इसको उसका पूरा नाम तो एक्चुअल में रासायनिक सेल है, केमिकल सेल है, लेकिन सेल कह के इसको छोड़ देते हैं, केवल हम सेल कह देते हैं, ठीक। फिर सेल 2 प्रकार के हमने बताए थे ऊर्जा रूपांतरण के आधार पर, ठीक है, कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। अगर सेल जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है तो उसे हम क्या कहते थे? वैद्युत अपघटनी सेल कहते थे। और अगर सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है तो उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में कोर्स में एक उदाहरण है जिसका नाम है डेनियल सेल, वही है हमारा ये डेनियल सेल। विद्युत अपघटनी सेल के बारे में कोई उदाहरण नहीं है, हालांकि उदाहरण तो कई सारे हैं लेकिन सिलेबस में नहीं है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं मेनली। तो बोर्ड परीक्षा में डेनियल सेल के बारे में पूछा जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में, ठीक। तो डेनियल सेल एक प्रकार का वैद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक सेल के बारे में कल की क्लास में जो भी हमने पढ़ा है, बेसिक जो भी उसके कैरेक्टर्स पढ़े थे, वो सभी कैरेक्टर्स इस डेनियल सेल पे लागू होंगे। दे ऑल कैरेक्टर्स आर एप्लीकेबल इन दिस सेल, ठीक है। पूरे के पूरे कैरेक्टर लागू होंगे जो भी हमने कल की क्लास में पढ़े हैं। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी है उनके लिए बहुत सरल है, एकदम आसान हो जाएगा, हलवा हो जाएगा एकदम, ज़्यादा हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हर बात जो है बच्चा आसानी से ईजिली समझ जाए, क्योंकि वही सब बातें हैं, कुछ नया नहीं है, ठीक है। एक उदाहरण है। अच्छा, डेनियल सेल के बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो बच्चों क्या है, तो देखो लिखा है डेनियल सेल एक प्रारूपिक गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल का बेहतरीन उदाहरण है। जैसा कि कल की क्लास में हमने बताया था कि विद्युत रासायनिक सेल को हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं, ठीक। क्यों? वोल्टा और गैल्वेनिक नामक वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया था, इसको बनाया था, ठीक। तो ये जो है गैल्वेनिक या वोल्टीय सेल का ही ये क्या है? बेहतरीन उदाहरण है, जिसका उपयोग रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने में किया जाता है। भाई वैद्युत ऊर्जा का काम, वैद्युत रासायनिक सेल का कार्य क्या है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलना, तो वो भी यही करेगा, ठीक है। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसका एक बेहतरीन सा डायग्राम देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो डेनियल सेल है, ये डेनियल सेल का है एक प्रारूपिक, एक सामान्य सा चित्र बना हुआ है, ठीक है। इस चित्र को ही हम अपनी तरफ से पहले बनाते हैं, बाद बाकी ये चित्र बने हुए हैं लगभग हर स्लाइड में, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से हम बनाए देते हैं, चीज़ों को पहले हम समझाए देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी स्लाइड्स में लिखा है उसको डिस्कस करेंगे बेहतरीन तरीके से। क्या बात है, देखें सही है, लाइट को थोड़ा कम किया जाए।
चलें, अच्छा देखो भाई, तो सभी बच्चे केयरफुली ध्यान से हमारे द्वारा बताई जाने वाली बातों को सुने और साथ ही साथ जो हम यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं उसको भी देखें। देखो डेनियल सेल में क्या होता है, डेनियल सेल में दो पात्र होते हैं। डेनियल सेल में कितने पात्र होते हैं बच्चों? दो पात्र होते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हम एक डेनियल सेल का प्रारूपिक चित्र बना रहे हैं, ठीक है। ये चित्र बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और जब भी क्वेश्चन बनता है तो चित्र सहित आता है, तो चित्र को बनाना सीख ले, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर एक बच्चा आसानी से बना लेगा। ये कोई हाथी घोड़ा, ठीक है, फूल वूल बनाने जैसा नहीं है, इजिली बना लोगे, ठीक है। चलिए, अच्छा तो ये हमने क्या किए, दो हमने जो है यहाँ पर पात्र बनाए हैं। देखो भाई, अरे तो यहाँ पर हमने क्या किए, दो बीकर ले लिए, यहाँ पर हमने दो पात्र ले लिए, ठीक है। पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझाते हैं। देखो इसमें फिर हमने क्या किया, इसमें हमने भर दिया जिंक का विलयन, यानी कि ZnSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है। ZnSO4 का विलयन भर दिया यहाँ पर, ठीक है। ZnSO4 का विलयन भरा है जो कि एक वैद्युत अपघट्य है। और इस वाले पात्र में बच्चों हम क्या करेंगे, इस वाले पात्र में हम बच्चों भर देंगे कॉपर सल्फेट का विलयन, यानी कि CuSO4 का विलयन। तो इसमें जो है हम कॉपर सल्फेट का विलयन भर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाली जो है, ये वाली जो छड़ है, इसमें हम क्या करेंगे, जिंक सल्फेट के विलयन में एक जिंक की छड़ को डुबोएंगे। किस छड़ को डुबोएंगे? जिंक की छड़ को इसमें डुबोया जाएगा, क्योंकि जिस लवण को हम यहाँ पर लेंगे उस लवण में मौजूद धातु की छड़ को ही तो इस्तेमाल में लेंगे। जैसा हमने बताया था, जैसे ये एक इलेक्ट्रोड बन गया यहाँ पर, ठीक है, कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश आ जाता है। इस पूरे सिस्टम को या इस पूरी छड़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोड वाली कंडीशन बन गई। यहाँ पर ये जो हमने छड़ बना दी है, ये छड़ किसकी बन गई है, ये छड़ हमने बना दी है जिंक की। बच्चों किसकी छड़ है? जिंक की ये छड़ है, ठीक है, ये जिंक की छड़ है, ठीक है। अब हम इस वाले में क्या करते हैं, इस वाले में हम बना देते हैं कॉपर की छड़ को। सभी बच्चे ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें। इस वाली जो है, जो पात्र हमने लिया है, इसमें हम बना देते हैं कॉपर की छड़ को, ठीक है। ये हमारी किसकी छड़ है? कॉपर की छड़ है बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अच्छा, इसको हम कह दे रहे हैं पात्र ए। इसको हम बच्चों क्या कह दे रहे हैं, इसको हम कह दे रहे हैं पात्र ए, ठीक। इसको हम बच्चों नाम दिए दे रहे हैं पात्र बी, ठीक है। हालांकि अभी इसके और भी नाम होंगे जो कि मतलब रासायनिक दृष्टि के हिसाब से हैं, ठीक है, उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इसको पात्र ए और पात्र बी कह दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखो इसमें हम क्या करेंगे, उसके बाद ये हमारा विलयन तो भरा ही है, ठीक है, और हमने भर दिया, समझ लें आप, ऐसे करके सब में विलयन वगैरह सब पूरा भरा होगा, ठीक है, इसमें भरा होगा। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों जो हैं क्या नाम, दोनों हम इलेक्ट्रोड्स को आपस में जोड़ेंगे एक वायर के थ्रू। किसके थ्रू जोड़ेंगे? एक वायर के थ्रू जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक वायर निकाल लिया, यहाँ पर हमने एक वायर निकाला और इस वायर के थ्रू इसको हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बना रहे हैं पहले एक वोल्ट मीटर, ठीक, और इसके थ्रू हम यहाँ पे इसको जोड़ रहे हैं। देखो, ठीक, तो देखो यहाँ पर हम बना रहे हैं अच्छे से। क्या है कि यहाँ पर हमने क्या किया, जो है जिंक की छड़ को जो है कॉपर की छड़ से जोड़ा है और यहाँ पर एक हमने लगा दिया है वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया है? वोल्ट मीटर लगा दिया गया। अभी सब डिस्कस करेंगे किसका क्या रोल है। वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हमने क्या, अच्छा ये जो वायर है ये एक धातु की तार का है, धात्विक तार का बना हुआ एक तार है। इसके द्वारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन होगा, अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसमें एक काम और करेंगे। इसमें जो है एक कांच की बनी हुई यू आकार की एक नली को लेंगे जिसको हम लवण सेतु कहेंगे, जिसको हम बच्चों क्या कहेंगे, लवण सेतु कहेंगे। और इस लवण सेतु को हम क्या करेंगे, इसमें डुबो देंगे। इस लवण सेतु को दोनों पात्रों में डुबोएंगे। ये एक यू आकार की ऐसे करके क्या समझ लें, ये एक नली है और इस नली को उल्टा करके हमने दोनों पात्रों में डुबो दिया, पात्र ए और पात्र
बी में, ठीक है। इसको हम कहते हैं लवण सेतु। इसको बच्चों क्या नाम देंगे हम? लवण सेतु नाम देंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो गया बच्चों लवण सेतु, साल्ट ब्रिज इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भरे रहते हैं, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भरे रहते हैं, यहाँ पर कॉटन के प्लग लगे रहते हैं, ठीक है, कॉटन के प्लग लगे रहते हैं यहाँ पर, ठीक। ये हमारा क्या है? ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है। ये एक धात्विक तार है, ठीक। और ये हमारा हो गया, तो ये हमारा पूरा सिस्टम क्या हो गया। लाओ इसमें बिलियन भी भर देते हैं, यहाँ पर जैसे जो है बिलियन भर दिया हमने। तो यहाँ पर हमने जिंक सल्फेट के बिलियन को भरा हुआ है, ठीक है। जिंक सल्फेट के बिलियन को हमने यहाँ पर भर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने भरा है वो है कॉपर सल्फेट का बिलियन, यानी कि कॉपर सल्फेट का बिलियन है यहाँ पर। चलो अच्छा, ये हमारा बन गया डेनियल सेल। ये हमारा क्या बन गया? डेनियल सेल, यानी कि डेनियल सेल का एक प्रारूपिक चित्र बन गया है। हर एक बच्चा इसको आसानी से बना सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, ठीक। चलें अच्छा, अब जरा यहाँ पर इसकी संरचना को देख लेते हैं, इसकी कार्य प्रणाली को हमें समझना है। तो देखो बच्चों, इसमें पढ़ने का तरीका क्या है, तरीका समझो। जैसे डेनियल सेल के बारे में हमें पढ़ना है, तो डेनियल सेल को पढ़ने से पहले जब हम उसकी संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ लेने के पश्चात हम उसकी कार्य प्रणाली को जानेंगे कि ये डेनियल सेल कैसे काम करता है, कैसे ये हमारी जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कार्य करने का तरीका क्या है, ढंग क्या है, उसको हम समझेंगे। तो पहले हम इसकी संरचना को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद इसकी कार्य प्रणाली को समझेंगे, ठीक है। देखें भाई, संरचना में देखें। अच्छा, हमें एक डेनियल सेल बनाना है तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक डेनियल सेल बनाना है तो बच्चों हमें क्या क्या चाहिए, तो जरा हमें बताएं। हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। डेनियल सेल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहले तो हमें जो है 2 बीकर चाहिए, ये बात लिख लेना, ठीक है, अगर लिखना चाहो। डेनियल सेल बनाने के लिए आवश्यक उपकरण 2 बीकर चाहिए, जैसे एक बीकर ये ले लिया, एक बीकर ये ले लिया। 2 बीकरों में हमें क्या हमें चाहिए जो है बिलियन, यानी कि 2 अलग अलग वैद्युत अपघट्यों के बिलियन, यानी कि एक में हम लिए ले रहे हैं ZnSO4 तथा CuSO4 का बिलियन चाहिए। CuSO4 का हमें क्या चाहिए? बिलियन चाहिए। पात्र ए में हम भर देंगे क्या नाम ZnSO4, पात्र बी में भर देंगे CuSO4। इसके अलावा और हमें सर क्या चाहिए? इसके अलावा हमें जिंक की और कॉपर की छड़ चाहिए, जिंक एवं कॉपर की छड़, जिंक एवं कॉपर की छड़ें चाहिए, ठीक है। जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में। चौथा घटक, चौथा उपकरण हमको क्या चाहिए? चौथा हमको सर चाहिए एक वोल्ट मीटर चाहिए, एक हमको वोल्ट मीटर चाहिए, ठीक है। वोल्ट मीटर के साथ हमको एक धात्विक तार चाहिए, ठीक है, धात्विक तार जो जोड़ेगा हमारे जो है पूरे सिस्टम को, एक मतलब जो है एक पूरे जो है इलेक्ट्रोड को दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और हमें एक चीज और चाहिए, छठे नंबर पे हमें यहाँ पे चाहिए होगी लवण सेतु। क्या चाहिए? लवण सेतु। तो इतनी चीजें हमें चाहिए है एक डेनियल सेल को असेंबल करने के लिए, डेनियल सेल को बनाने के लिए, ठीक है। अगर ये लिखना चाहें तो ये कंपोनेंट लिख सकते हैं, अदरवाइज वो तो सब ही जो है समझी जाओगे, ठीक है। तो इतनी चीजें हमें चाहिए। तो ये डेनियल सेल को बनाने के लिए आवश्यक उपकरण, वस्तुएं, चीजें जो भी कह पाओ वो सब चीजें हैं, इतनी चीजें हमको चाहिए। अब हम इनको असेंबल करेंगे। असेंबल कैसे करेंगे? तो असेंबल देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 पात्रों को लेते हैं, इसमें एक पात्र को नाम दे देते हैं पात्र ए, दूसरे को दे देते हैं पात्र बी। पात्र ए में भरते हैं ZnSO4 का विलयन, पात्र बी में भरते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन। इस पात्र ए में जिंक सल्फेट के विलयन में Zn धातु की छड़ को डुबो देते हैं और कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ को डुबो दिया जाता है, ठीक। इतना हमने कर लिया, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों छड़ों को आपस में एक धात्विक तार, ये है इसका नाम क्या है, एक धात्विक
तार, एक धात्विक तार, धातु का बना हुआ ये तार होगा, जनरली ये कॉपर का बना होता है। तो धात्विक तार के माध्यम से और बीच में वोल्ट मीटर लगा के इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ताकि ये पूरा सेल आपस में कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इतना हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया, एक लवण सेतु लिया, कांच मतलब एक यू आकार के, मतलब ऐसे यू आकार की कांच की नली ली, इसमें हमने जो है लवण भरे, लवण को भरने के बाद इसमें प्लग लगाए, कॉटन की प्लग लगाए, लगाने के बाद उल्टा करके उसके दोनों में डुबो दिया। अब ये हमारा पूरा जो है असेंबल हो चुका है, पूरा सिस्टम बन के तैयार है डैनियल सेल का। तो ये हमारी हो गई डैनियल सेल के कंपोनेंट्स। डैनियल सेल बनाने के लिए हमें किन किन मतलब जो है वस्तुओं की, किन किन जो है उपकरणों की आवश्यकता है, और डैनियल सेल की असेंबल फॉर्म, डैनियल सेल की संरचना की, डैनियल सेल हमें दिखने में कैसा लगता है, उपकरणों को हम कैसे असेंबल करते हैं। ठीक है, आई बात समझ? तो ये हमारा हो गया डैनियल सेल। अब इसकी हम कार्य प्रणाली को समझ लेते हैं कि मोड ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो बेसिक से समझो कि डैनियल सेल एक सेल है और इसका काम क्या होगा, सीधा माइंड में रखें, इसका काम होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये पूरा सिस्टम एक सेल है, ये पूरा सिस्टम एक सेल है। ठीक है, और इसमें जब ये दोनों जुड़े होंगे तो सेल है, और जब इसके केवल एक ही पात्र की बात करें तो इसको हम अर्ध सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्ध सेल कहेंगे। चूंकि इस वाले सेल में होगा ऑक्सीकरण तो इसलिए इसको कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल, इस वाले सेल में होगा अपचयन इसलिए इसको कहेंगे अपचयन अर्ध सेल। ठीक है, इसको कहते हैं बायां कक्ष, इसको कहते हैं दायां कक्ष। ठीक, ये हमारा होगा एनोड, तो इसको एनोड कक्ष भी कहेंगे और इसको हम कैथोड कक्ष कहेंगे। तो ये अलग अलग नाम है, मतलब एक ही के नाम लेकिन एक से ज्यादा नाम है। ठीक है, तो चाहे आप इसको पात्र ए कह दो, ठीक है, पात्र ए तो हमने समझाने के लिए कहे थे, लेकिन पात्र ए की जगह यहाँ पे क्या करना, यहाँ पर अभी सब लिखा है, यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं, एनोड कक्ष। चलो इसको समझाते हैं फिर बताते हैं साथ साथ इसको एनोड कक्ष क्यों कहते हैं। देखो, कार्य प्रणाली की बात करते हैं तो सीधा सीधा पहले एक अर्ध सेल की बात करते हैं। देखो, जिंक सल्फेट के विलयन में हमने जिंक की छड़ को डुबो दिया है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जिंक की छड़ का जो पी होता है, जिंक की छड़ का जो पी होता है वो ग्रेटर देन होता है पी नॉट। ठीक है, कैसा होता है? ग्रेटर देन होता है पी से। ठीक है, तो जो जिंक की छड़ का जो पराशरण दाब होता है वो विलयन जो दाब होता है वो पराशरण दाब से अधिक होता है। तो ऐसी कंडीशन में जिंक के ये जो परमाणु होंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखें, जिंक के ये जो परमाणु होंगे वो सभी कहाँ आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, वो सभी विलयन में आएंगे। ठीक है, यानी कि जिंक के जो परमाणु होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर यानी कि ऑक्सीकृत होकर विलयन में आएंगे, विलयन में छलांग लगाएंगे। ऐसी कंडीशन पे इस छड़ पर ऋण आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा बच्चों? ऋण आवेश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक के छड़ के जो परमाणु हैं वो अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर इस तालाब में, इस वैद्युत अपघट के विलयन में छलांग लगा रहे हैं और अपने इलेक्ट्रॉनों को छड़ पे ही छोड़ के आ रहे हैं। छड़ ऋणावेशित है इसीलिए छड़ पर ऋण आवेश आ गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं, हमने बताया था। तो इसे हम क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। इसीलिए इस चैम्बर को हम नाम देते हैं एनोड कक्ष। इसको क्या नाम देते हैं बच्चों? एनोड कक्ष नाम देते हैं, एनोड चैम्बर, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसलिए इसको हम ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अर्ध सेल भी कहते हैं। तो ये सब बातें जो है ध्यान से सुने, केयरफुली सुने कि इसको क्या नाम देते हैं और क्यों देते हैं, उसके पीछे वजह क्या है। ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ये पूरा सेल नहीं, इतनी बात करेंगे तो इसको अर्ध सेल कहेंगे, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसको नाम देते हैं बायां कक्ष। क्या कहते हैं? बायां कक्ष, इसको बायां कक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे जो नाम हमने इसको दिए हैं जस्ट इसके अपोजिट नाम आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। ठीक है, सेल अपने आप लिख लेना,
क्योंकि यहाँ पे जगह भी थोड़ी नहीं, तो बिगाड़ेंगे तो फिर हमारा ये सब डायग्राम इधर उधर हो सकता है। तो ये एनोड कक्ष है, ये कैथोड कक्ष है। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस छड़ पर इकट्ठे हो गए। ठीक है, इस चैम्बर की बात कंप्लीट हो गई कि एनोड कक्ष पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कैथोड कक्ष की। कैथोड कक्ष में क्या होगा, कैथोड कक्ष का जो यहाँ पर जो P0 होगा वो इज ग्रेटर देन P होगा। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में बताया है, जिन बच्चों ने नहीं देखी उनके नहीं समझ में आ रहा होगा कि सब P0 P क्या बता रहे हैं, तो पहले प्रीवियस ईयर देखें उसके बाद समझें। तो इसका P0 ज़्यादा होगा P से, इसीलिए जो कॉपर के जो परमाणु होंगे, कॉपर के जो परमाणु होंगे, कॉपर के जो धनावेशित परमाणु होंगे वो छड़ की तरफ क्या करेंगे, आकर्षित होंगे और छड़ की तरफ आके यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को लेने लगेंगे, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपना स्वयं का अपचयन कर लेंगे। जब यहाँ पर अपचयन होगा तो यहाँ पर धनावेश आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, धनावेश, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा, और नाभिक हमारा धनावेशित होता है तो इसीलिए इस पे धनावेश आ जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर धातु परमाणु का क्या हो रहा है, अपचयन। तो जिस पर अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैथोड। उसको हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। यहाँ पर कैथोड कैसा है बच्चों, धनावेशित। यहाँ पर ये एनोड कैसा था, ऋणावेशित। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कल की क्लास में बताया था। तो यहाँ पर कैथोड धनावेशित है, यहाँ पर एनोड ऋणावेशित है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर हो गया अपचयन। ठीक, अच्छा क्वेश्चन ये है, सर ये बताइए कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन इसको दिए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, और यहाँ पे जिंक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर यहाँ सब जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन सब क्या यहीं इकट्ठे होते रहेंगे, भाई निकलने चाहिए। अगर इनको निकाला जा रहा है तो कोई लेने वाला भी होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो सामने पढ़ने वाला भी कोई होना चाहिए। बच्चा वीडियो देखेगा, आज नहीं देखेगा कल देखेगा, कभी ना कभी देखेगा ही। तो हमने पढ़ा दिया है लेकिन बच्चा सामने जो है पढ़ेगा, पढ़ने वाला कोई है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं तो इलेक्ट्रॉनों को कोई ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन निकल कर सीधे कहाँ आएंगे, यहाँ से होते हुए एक इलेक्ट्रॉन का परिपथ बनेगा, एक परिपथ बनेगा, एक सर्किट बनेगा। यही इलेक्ट्रॉन जो है सीधे जो है एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हुए कहाँ आ जाएंगे, एनोड से कैथोड की तरफ आते रहेंगे। तो यहाँ जो लगातार कॉपर के परमाणु इस छड़ पे जमा होते चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करके, तो इनको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कहाँ से हो रही है, इस जिंक की छड़ से। यहाँ जिंक की छड़ के जिंक परमाणु निकल निकल के सब इसमें भाग रहे हैं। जिंक की छड़ पतली होती चली जाएगी, वीक होती चली जाएगी। ठीक, एक समय के बाद ये इसमें घुल जाएगी। ठीक है, लगभग ना के बराबर खत्म हो जाएगी। और जो कॉपर की छड़ है ये लगातार मोटी होती चली जाएगी, इसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि कॉपर के परमाणु विलयन से आकर इस पर जमा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनों का बाहरी परिपथ, जिसपे इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं। कल की क्लास में सब बातें डिस्कस की हमने। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएंगे, पारंपरिक नियम है विद्युत धारा सदैव जो है इलेक्ट्रॉनों के गमन के विपरीत डायरेक्शन में चलेगी। यानी कि जो आई होगी, जो विद्युत धारा जो होगी आई होगी, वो सदैव जो है कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एनोड से कैथोड की तरफ, विद्युत धारा आई चल रही है किस तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। वोल्ट मीटर की ये जो सुई है वो इसीलिए इस डायरेक्शन में झुकी हुई है, क्योंकि वो बता रही है कि जो विद्युत धारा है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, ये सुई बताती है कि किस डायरेक्शन में विद्युत धारा चल रही है, और यहाँ पर वोल्ट लिख के आ जाता है कि इतने वोल्ट की विद्युत धारा जो है यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, विभव इसका इतना है, वोल्टेज इसका इतना है। ठीक है, तो ये इस वोल्ट मीटर का काम हो गया। इस वायर का काम भी समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन करना। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, कैथोड है तो इसलिए इसको कैथोड कक्ष नाम दे दिया। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा था Zn परमाणुओं का, धातु परमाणुओं का, इसलिए इसको ऑक्सीकरण कक्ष कहा। ठीक है, या ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहा। यहाँ पर अपचयन हो रहा है कॉपर परमाणुओं का, इसलिए इसको हम अपचयन अर्ध सेल कहेंगे। ठीक है, इसको बायां कक्ष और इसको दायां कक्ष। ठीक है, तो इसके तीन नाम हैं, तीनों नाम ध्यान रखें, तीनों नाम यहाँ लिख भी सकते हैं।
ठीक है, पात्र ए और पात्र बी ना लिखें, ठीक है, ये तो हमने समझाने के लिए शुरुआत में कर दिया था, इसकी जगह ये लिखें, ठीक है, क्योंकि ये जो है साइंटिफिक नज़रिए से हैं, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर से नज़रिए से हैं, ये तो हमने कॉमन नाम रख दिए हैं, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा इस पे लवण सेतु के बारे में और रह गया है, लवण सेतु डिस्कस कर लें। देखो, लवण सेतु जो है एक कांच की बनी हुई यू आकार की नली होती है, जिसमें अक्रिय वैद्युत अपघट्ट भरे जाते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भरे जाते हैं। अक्रिय वैद्युत अपघट्ट वो वैद्युत अपघट्ट हैं जो इस वैद्युत अपघट्ट के लवण, ठीक है, और इनमें चल रही कैथोड और एनोड पे चल रही रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए इसको निष्क्रिय वैद्युत अपघट्ट कहते हैं, इनर्ट या इनएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे सर KCl हो सकता है, यहाँ पर KNO3 हो सकता है इसके अंदर भरा होगा, या यहाँ पर हो सकता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, और 2-3 और भी हो सकते हैं। जनरली ये सामान्य रूप से इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस कांच की नली में पहले तो एक एगार लिया जाता है, जेली जैसा पदार्थ या जिलेटिन लिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, उसकी लेई बनाई जाती है, लेई के साथ उसी में ये साल्ट मिला के इसमें भर दिए जाते हैं। भरने के साथ ही कॉटन प्लग लगा दिया जाता है, ताकि वो लेई जो है नीचे जो है वैद्युत अपघट्ट के विलयन में ना बन जाए, क्योंकि उसको हमने उल्टा करके रखा है। इनका काम क्या है, लवण सेतु का कार्य क्या है, तो कार्य को समझ लीजिए जरा देखें। लवण सेतु का कार्य ये है कि गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल के दोनों अर्ध सेलों को आपस में जोड़ना, फिजिकली कनेक्ट करना, आपस में दोनों को जोड़ना, ये इसका काम है लवण सेतु का, ठीक है। इसके साथ साथ इसका एक कार्य ये है विद्युत उदासीनता को बनाए रखना, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को बनाए रखना, विद्युत उदासीनता को मेंटेन करना। विद्युत उदासीनता को कैसे मेंटेन करना है ये बात समझो। ये एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, ये तो दिख ही रहा है, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन कर रहा है सर, ये बताइए। तो ये ऐसे समझिए, देखो यहाँ पर ZnSO4 का विलयन था, ध्यान से सुनिए केयरफुली, ZnSO4 का विलयन था। ZnSO4 यहाँ पर टूट रहा है, किसमें, ध्यान से देखें, Zn+2 और SO4-2 में ये टूट रहा है। अब Zn+2 के परमाणु तो जो हैं वो इसमें आ रहे हैं, ठीक है, Zn+2 के परमाणु इसमें आ रहे हैं, और प्लस पहले से भी यहाँ पे जो है जिंक के परमाणु मौजूद है, ठीक है, धनायन मौजूद है, कैटायन मौजूद है, और प्लस ये जो है जिंक की छड़ से भी आ रहे हैं, टूट कर निकल के। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर Zn+2 का जो कंसंट्रेशन है, जो इनकी मात्रा है, वो SO4-2 की तुलना में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हालांकि जितना हम Zn-SO4 लेंगे उतना तो ये मेंटेन कर ही लेंगे, लेकिन ये Zn2+ जो धातु की छड़ से आ रहे हैं ऑक्सीकृत होकर, तो वो जो है इसको कर देंगे डिसबैलेंस। अब यहाँ पर Zn परमाणुओं का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, ठीक है। जब वो बढ़ेगा तो इस पूरा जो ये जो विलयन है इसमें तमाम धनावेश हो जाएगा, पूरा सिस्टम धनावेश। जब ये धनावेश हो जाएगा तो ये धातु के छड़ को इलेक्ट्रॉनों को निकलने नहीं देगा। भाई बात समझ भाई, जहाँ पर धनावेश होगा उसी के पास में अगर कहीं ऋणावेश होगा तो प्लस वाला माइनस वाले को आकर्षित करेगा ना अपनी तरफ, तो वो निकलने नहीं देगा, उसको आकर्षित करके रखे, कहाँ जा रहे हैं, हमारे पास रहो, इधर ही रुको, तो यहाँ उसको रोक के रखेगा, माइनस वाले जो है इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएंगे। ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों का परिवहन रुकेगा, ठीक। अब इसकी भी बात देख लो जरा, इसमें क्या होगा, इसमें हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन भरा, कॉपर टूटेगा Cu+2 SO4-2 में। कॉपर जो आयन होंगे, कैटायन होंगे, वो तो सब जो है छड़ पे जाके जमा हो जाएंगे, उनका अपचयन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेके भैया वहाँ पे जमा हो गए, कॉपर छड़ को मोटा कर रहे हैं। SO4-2 बेचारा यहीं विलयन में रह गया, वो कह रहा हमें छोड़ के चले गए, बताओ। अब ऐसी कंडीशन में इस वाले पात्र में बढ़ जाएगी निगेटिविटी। इसमें क्या बढ़ेगी, निगेटिविटी बढ़ेगी। इसमें क्या बढ़ रही थी, पॉजिटिविटी बढ़ रही थी, ठीक है, इसमें पॉजिटिविटी बढ़ रही है और इसमें निगेटिविटी बढ़ रही है। अब जब यहाँ पे जो है निरा तमाम जो है SO4 हो जाएगा, प्लस वाला कोई रहेगा नहीं, तो यहाँ पे ये तमाम माइनस 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 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर भी ऋणावेश है और SO4-2 के ऊपर भी ऋणावेश है, तो ऋणावेश एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, कहेगा भागो भागो यहाँ से, दूर भागो यहाँ से, तो इनको पीछे भगाएगा, ठीक है, इनको पीछे भगाएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इनको रोका जा रहा है इलेक्ट्रॉनों को, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को पीछे भगाया जाएगा, वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पर इनको रोका जा रहा है।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा, इसको मेंटेन नहीं किया गया तो इलेक्ट्रॉनों का परिवहन रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का परिवहन रुकेगा तो ये पूरा सिस्टम जो हमने असेंबल किया है जिस उद्देश्य के लिए कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी में बदलना है, ठीक है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है, तो ये हमारी बात पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, सिस्टम ये बंद हो जाएगा, मामला फेल हो जाएगा। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनों का परिवहन रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के परिवहन हो इसीलिए सिस्टम बनाया गया। इलेक्ट्रॉनों के परिवहन, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे परिवहन होंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो होगी उसको चेंज किया जाएगा वैद्युत ऊर्जा में, और उस वैद्युत ऊर्जा से यहाँ पे करंट आ जाएगा निकल के। कितने करंट की विद्युत धारा यहाँ पे बह रही है। यहाँ पे बल्ब लगा दीजिए, बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। अभी अब डायग्राम दिखाएंगे उसमें बल्ब जलता हुआ बल्ब, तो यहाँ पे आप बल्ब लगाइए, बल्ब जलेगा, विद्युत धारा बह रही इसमें जो है, ठीक है। अब चाहे उसमें आप बल्ब जलाओ, चाहे एलईडी जलाओ, चाहे कोई मोबाइल चार्ज करो, चाहे कुछ भी करो, उसमें बस विद्युत धारा बह रही, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह रुका नहीं, विद्युत धारा की सप्लाई बंद हो जाएगी, बस मामला फेल हो जाएगा, ठीक। तो ये कंडीशन बनी, कंडीशन समझ गए, ये कंडीशन बनी। इसी बात को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेंगे, हम लवण सेतु का उपयोग करते हैं। लवण सेतु में होते हैं ये अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड। अब फिर समझो ध्यान से, यहाँ पर है पॉजिटिविटी, तो इनको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या चाहिए, निगेटिव आयन चाहिए। तो वैद्युत लवण सेतु के ये जो अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसके निगेटिव वाले आयन आएंगे, जैसे KCl का ये क्लोराइड आयन आएगा, अगर पोटेशियम नाइट्रेट होगा तो नाइट्रेट आयन आएगा, अमोनियम क्लोराइड होगा तो क्लोराइड आयन आएगा। तो ये क्लोराइड आयन और प्लस यहाँ पर कैथोड कक्ष के सल्फेट आयन, क्योंकि सल्फेट आयन की सांद्रता ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से सल्फेट आयन और इस लवण सेतु के क्लोराइड आयन या नाइट्रेट आयन यहाँ पर आएंगे, Zn के साथ क्रिया कर देंगे और Zn को न्यूट्रल कर देंगे, उसको उदासीन बना देंगे। आई बात समझ में? यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर SO4-2, इसको न्यूट्रल करने के लिए कैसे आयन चाहिए, धनायन चाहिए। तो इसके धनायन निकालो, जैसे इसका K+, ये भी K+, और इसका अमोनियम NH4+ आयन, ठीक। और इसका जो है यहाँ का Zn+2 उठाओ, तो एनोड का Zn+2 और लवण सेतु के K+ और अमोनियम आयन आएंगे एनोड से कैथोड की ओर, ठीक है। आयनों का अभिगमन होगा बाई डायरेक्शनल, एनोड से कैथोड की तरफ भी हो रहा है और कैथोड से एनोड की तरफ भी हो रहा है। इसको कहते हैं आयनों का परिवहन। आयनों का परिवहन ये द्विदिशीय होता है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। एनोड से कैथोड की ओर भी और कैथोड से एनोड की ओर भी, किसके माध्यम से हो रहा है, लवण सेतु के माध्यम से, ठीक है। तो लवण सेतु बहुत जरूरी है, क्योंकि लवण सेतु ने तो ये मतलब समस्या का समाधान किया जो हमने बताई थी। सब सिस्टम धड़ाम हो जाता, बंद हो जाता, किसने ये ठीक किया सिस्टम, लवण सेतु। अगर लवण सेतु को यहाँ से हटा दिया जाएगा तो फिर वही कंडीशन बनी जो हमने बताई, यहाँ निगेटिव निगेटिव निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लवण सेतु का कार्य। चलिए अच्छा, अब इसका बेहतरीन सा एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब जो भी हमने बातें बताई हैं सभी बातों को हम स्लाइडों में बेहतरीन तरीके से टाइप करवा के लाए हैं, सरल से सरल शब्दों में, उन्हीं को पढ़ते हैं। एक आध चीजें और भी हो सकता है स्किप कर गई हो, ठीक है, तो उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम बढ़े अपने आगे की ओर। तो ये हमारा पूरा हो गया लवण सेतु, ठीक। डेनियल सेल की संरचना, इसकी कार्यप्रणाली, इस सभी बातों को हमने यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। अब इन्हीं सब बातों के लिखी हुई यहाँ पे स्लाइड्स हैं, बेहतरीन स्लाइड्स, इन स्लाइड्स को हम यहाँ पर देखेंगे। चलें अच्छा, देखो यहाँ पर डेनियल सेल यहाँ पर हमने बता दिया। देखो यही तो चित्र अभी हमने बनाया था, बस ये थोड़ा बेहतरीन तरीके से बना, कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से हमने अपना थोड़ा रफली बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि दो पात्रों को यहाँ पे ले लिया गया है, एक में ZnSO4 डुबोया गया, एक में कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया, ठीक है। इसमें जो है जिंक की छड़ को डुबोया गया, इसमें कॉपर तांबे की छड़ को डुबोया गया। जिंक की छड़ यहाँ पर कैसी थी, ऋणात्मक थी,
ठीक है। जिंक की छड़ पे कैसा आवेश आया था, ऋण आवेश आया था, और इस पे धनाकृत थी, ठीक है। यानी कि ये हमारी कैसी थी, ये हमारी थी एनोड और ये हमारा कैसा था, कैथोड, ठीक है। चित्र को समझ लें, इसकी फोटो खींच के अपने माइंड पे सेव कर लें, ठीक है। जब भी पढ़े जो है चित्र को माइंड में चलाते रहे, सब चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। चित्र नहीं होगा दिमाग में तो दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो ये एनोड हो गया, यहाँ से देखो ये जोड़ा है, ये वोल्ट मीटर लगा है, देख रहे हो, ये वोल्ट मीटर लगा है, लेकिन सुई की डायरेक्शन भैया एनोड गलत दिखा दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव है, ये प्लस है, इलेक्ट्रॉनों का गमन बाहरी परपथ में एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। ये लवण सेतु लगा हुआ है, ठीक है। विद्युत धारा आई जो है इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। चलें, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डैनियल सेल के बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। पहले इसकी संरचना को देखते हैं, ठीक है। बाद बाकी तुमने बता ही दिया है, इसकी संरचना को देखते हैं। चलो देखो, डैनियल सेल की संरचना एवं कार्य प्रणाली, पहले हम देखेंगे इसकी संरचना को, ठीक है। देखो, एक सामान्य गैल्वेनिक सेल की भांति डैनियल सेल में भी 2 पात्र होते हैं। कितने पात्र होते हैं, 2 पात्र होते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है। जिनमें एक पात्र में जिंक सल्फेट ZnSO4 का विलयन भरा रहता है, जिसमें जिंक धातु की छड़ डूबी रहती है, जबकि दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक है, भरा रहता है और जिसमें कॉपर की छड़ डूबी रहती है। जो भी चित्र में दिखेगा बस भाई हमें लिख देना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है। चित्र में जो दिख रहा है वही वही उठा के लिख दो, ठीक। तो ये हो गई, ठीक। अगला देखो, फिर इन दोनों पात्रों के विलयनों को आपस में लवण सेतु के द्वारा जोड़ा जाता है। इन दोनों पात्रों के विलयनों को आपस में लवण सेतु के द्वारा, साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा जाता है, जो कि वैद्युत परिपथ को पूरा करता है, ठीक है। ये पूरा परिपथ बनाएगा। तीसरा पॉइंट देखें संरचना की दृष्टि से, संरचना में जिंक की छड़ तथा कॉपर की छड़ को एक वोल्ट मीटर द्वारा जोड़ा जाता है। जैसा कि देख रहे हैं कि जिंक की छड़ और कॉपर की छड़ को एक वोल्ट मीटर के माध्यम से जोड़ा गया है, जो इलेक्ट्रॉनों के परिवहन हेतु एक बाहरी इलेक्ट्रॉन परिपथ बनाता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉनों का एक बाहरी परिपथ बन रहा है, एक्सटर्नल सर्किट बन रहा है, जबकि लवण सेतु आंतरिक परिपथ बनाता है। लवण सेतु आंतरिक परिपथ बनाता है, वो भी आयनिक। कैसा बनाता है, आयनिक परिपथ बनाना है। यहाँ पे गलती से इलेक्ट्रॉन परिपथ लिख गया है, आयनिक परिपथ बनेगा। देखो, परिपथ बच्चों 2 टाइप के होते हैं हमारे डैनियल सेल में। एक होता है बाहरी परिपथ, एक होता है आंतरिक परिपथ, यानी कि एक एक्सटर्नल सर्किट और एक इंटरनल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट जो है इलेक्ट्रॉनों पर, एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का परिवहन होता है और इंटरनल सर्किट में आयनों का परिवहन होता है, ठीक। एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं और इंटरनल सर्किट में लवण सेतु के माध्यम से धनायन तथा ऋणायन जो है द्विदिशीय मूवमेंट करते हैं, कैथोड कक्ष से एनोड कक्ष की तरफ और एनोड कक्ष से कैथोड कक्ष की तरफ। तो ये 2 हमारे परिपथ बनते हैं, इनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। चलें, अच्छा इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले एक यहाँ पे ये लगा है, कार्य प्रणाली संक्षेप में समझे। कार्य प्रणाली यहाँ दिखाई गई, जैसे जिंक की छड़ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा बच्चों। जिंक की छड़ के जो धातु परमाणु होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर Zn+2 आयन के रूप में विलयन पे चले जाएंगे। इस वजह से जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। कॉपर के क्या होंगे, जो क्यूपरिक आयन होंगे वो कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर धातु परमाणु के रूप में कैथोड पर जमा होंगे, यानी कि उनका अपचयन होगा। इलेक्ट्रॉन बाहरी परपथ से Zn से कॉपर की ओर प्रवाहित होते हैं, यानी कि जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होते हैं। लवण सेतु आयनों के प्रवाह द्वारा आंतरिक परपथ को पूरा करता है, ठीक है। तो इतना लिख लें, ये जो संरचना से संबंधित 3 पॉइंट बताए हैं ये एसेंशियल है, इनको लिखना है संरचना में, ये 3 पॉइंट, ठीक है। इसके बारे में तो हालांकि और भी स्लाइडें लगी हैं, यहाँ पे इसको लिख दिया गया है कार्य प्रणाली में। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलें, अच्छा देखें, डैनियल सेल की संरचना एवं कार्य प्रणाली में अब हम जानेंगे कार्य प्रणाली, यानी कि मोड ऑफ एक्शन, कैसे ये काम करता है, इसके काम करने का ढंग क्या है बच्चों, वो हम देखेंगे। देखो जरा कार्य प्रणाली, ठीक है। देखो,
डेनियल सेल की कार्य प्रणाली को निम्न दो पात्रों या अर्ध सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। इसके कार्य प्रणाली को समझने के लिए इसके जो अर्ध सेल हैं, ठीक है, एक ऑक्सीकरण अर्ध सेल है, एक अपचयन अर्ध सेल है, एक एनोड कक्ष है, एक कैथोड कक्ष है। इन कक्षों में चलने वाली अभिक्रियाओं को अलग अलग समझ लीजिए, आप जो है इसके सिस्टम को समझ जाएंगे। तो जो दो पात्र हैं या जो दो अर्ध सेल हैं उसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से समझेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों एनोड कक्ष को। जैसा कि हमने बताया कि एनोड कक्ष में क्या क्या मौजूद है, इसमें क्या क्या हो रहा है। देखो, इसको एनोड कक्ष कह दो या इसको बायां कक्ष कह दो। क्या कह दो? बायां कक्ष कह दो, या इसको एक नाम हमने और दिया था ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है इस अर्ध सेल में। जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई जिंक धातु की छड़ एनोड कक्ष की तरह कार्य करती है। इस कक्ष में Zn धातु की छड़ के परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन छड़ पर त्याग कर यानी कि ऑक्सीकृत होकर विलयन में चले जाते हैं, जिससे धातु के परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है और विलयन में Zn+2 आयनों की उपस्थिति के कारण यहाँ पर धनावेश आ जाता है। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, इसमें कुछ समझाना नहीं। इस प्रकार धातु की छड़ ऋणावेशित होकर एनोड की तरह कार्य करती है। तो ये एनोड कक्ष में इतने ये सब हो रहा है। एनोड कक्ष की अभिक्रिया क्या हो रही है, ये अर्ध अभिक्रिया देखो, Zn जो धातु थी छड़ की, वो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिए उसने छड़ पर और Zn+2 के रूप में विलयन में चली गई। तो ये एनोड पर होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया है। ठीक है, चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा है कि ये Zn है, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए और जब कोई जो है धातु परमाणु या कोई भी मतलब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। Zn+2 रह गया, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, चलिए अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब लिखना है, एनोड कक्ष के बारे में लिखना है इतना वाला। ठीक है, ये तो नीचे से लगा दिया है अलग से। चलें, अच्छा अगला देखें, अब हम डिस्कस करेंगे कैथोड कक्ष के बारे में। एनोड कक्ष को देख लिया, अब हम कैथोड कक्ष के बारे में देखेंगे। देखो भाई, कैथोड कक्ष को हम दायां कक्ष भी कहते हैं या इसको अपचयन अर्ध सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपचयन होता है, रिडक्शन होता है धातु परमाणु का। दाएं पात्र में भरे हुए कॉपर सल्फेट का विलयन कैथोड कक्ष का निर्माण करता है, जिसमें कॉपर धातु की छड़ डूबी रहती है। कॉपर सल्फेट विलयन का जो पराश्रय दाब है, यानी कि हमने बताया था कि P0 इज ग्रेटर देन P। कॉपर सल्फेट के क्यूप्रिक आयनों के अधिक होने के कारण क्यूप्रिक आयन Cu+2 धातु की छड़ पर आकर जमा होने लगते हैं और धातु की छड़ से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके यानी कि अपचयित होकर कॉपर धातु के रूप में यहाँ पर जमा होने लगते हैं। यानी कि क्यूप्रिक आयनों जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके ग्रहण करके जो है कॉपर धातु परमाणु के रूप में कॉपर की छड़ पर जमा हो जाते हैं, इनका अपचयन हो जाता है। इस प्रकार धातु की छड़ पर धनावेश आ जाता है और विलयन में SO4-2 आयनों की उपस्थिति के कारण ऋणावेश आ जाता है। इसकी अभिक्रिया क्या है, इसकी अर्धसेल अभिक्रिया क्या है, अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया। तो ये जो क्यूप्रिक आयन है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे और सॉलिड जो है कॉपर धातु परमाणु के रूप में यहाँ पर जमा हो जाएंगे। तो ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन है। अब इन दोनों की कुल अभिक्रिया को समझ लीजिए, संपूर्ण अभिक्रिया नेट रिएक्शन। ठीक है, दोनों को। तो ये देखो बच्चों जो है यहाँ पे ध्यान दें, ये एनोड पर हुई ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये कैथोड पे हुई अपचयन अभिक्रिया है। तो जरा यहाँ पे ये देखें दोनों तरफ क्या क्या कट रहा है। यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन खर्च कर लिए, कंज्यूम कर लिए। और देखो कुछ कट रहा है दोनों साइड से, कुछ नहीं कट रहा है, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, Zn को यहाँ पर आप लिख लीजिए। देखो यहाँ पे Zn को लिखा है, Zn और प्लस Cu+2 मतलब इस साइड वाले आपको जो भी दिख रहा है इस साइड वाले वो सब आप जो है इस साइड ही लिख दीजिए प्लस के चिन्ह लगाकर। जैसे यहाँ पर क्या रह गया, Zn रह गया, ऊपर वाली अभिक्रिया Zn ही रह गया, इस वाले साइड वो तो उस साइड में है, इस वाली साइड में देख क्या रह गया, यहाँ पे जो है क्यूप्रिक आयन रह गया बस। अब अगली साइड में देखें क्या रह गया, ये तो हमने काट दिया, ये रह गया। तो यहाँ पर ये लिख दो Zn+2, यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर कॉपर हो गया। ये हमारी नेट रिएक्शन हो गई, ये हमारी नेट रिएक्शन हो गई। इससे हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर Zn की ऑक्सीकरण संख्या 0 थी और यहाँ पर इससे बढ़ के Zn+2 हुई, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ गया।
तो इसका मतलब Zn का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे Cu+2 से घटकर जो है 0 हो गई कॉपर की, ऑक्सीकरण संख्या का मान घट गया, रिड्यूस रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बात वही है, ठीक है, चाहे ऐसे समझ लें चाहे वैसे समझ लें। चलें, अच्छा तो ये कुल अक्रिया हो गई, ये कुल अक्रिया भी लिखनी है, ठीक है, पहले आप इसको ऐसा लिखिए, फिर उसके बाद नीचे जो है कुल अक्रिया भी लिख दें, ठीक है। चलो अच्छा, लास्ट में एक स्लाइड में दोबारा इसको बता दें कैसे लिखा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने कैथोड कक्ष को भी जान लिया और एनोड कक्ष को भी जान लिया कि क्या क्या इसमें हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनों एवं विद्युत धारा का प्रवाह। इलेक्ट्रॉनों एवं विद्युत धारा के प्रवाह को हम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, जरा जैसा हमने बता रखा है कि वैद्युत रासायनिक सेल की भांति डैनियल सेल में बाह्य परपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सदैव एनोड से कैथोड की ओर होता है, एनोड से कैथोड की ओर होता है। भाई सीधी सीधी बात, बेसिक का कॉन्सेप्ट है, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिए, कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब एक धात्विक तार के माध्यम से एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे। कैथोड पर क्यूप्रिक आयन जो है उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपचयित होते रहेंगे और धातु की छड़ पर जमा होते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का परिवहन कहाँ से कहाँ हो रहा है, एनोड से कैथोड की ओर। देखो लिखा है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाहरी परपथ में एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ, ठीक। और धारा का प्रवाह देखें, धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह विपरीत दिशा में हो रहा है, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। विद्युत धारा आई कैथोड से एनोड की तरफ बह रही है। ये फिजिक्स का एक जनरल सा रूल है, विद्युत धारा वाले चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं फिजिक्स में तो ये बात आपको बताई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन जान लिया और आयनों का परिवहन जान लिया हमने, ठीक है, कि जो आंतरिक जो परिपथ है जिसमें आयनों का नहीं, आंतरिक परिपथ क्यों भी, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह जान लिया, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन जाना और विद्युत धारा के प्रवाह को जाना। फिर देखें इस पॉइंट को, देखें पहले तो इस पॉइंट को लिखना है, ठीक है, पहले तो बच्चों इस पॉइंट को लिखना है 1 नंबर, ठीक। 2 नंबर पे ये लिखना है, एनोड पर जिंक धातु के ऑक्सीकरण से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन ही वैद्युत तार के माध्यम से कैथोड कक्ष में डूबी हुई कॉपर की छड़ पर पहुंचते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा कॉपर धातु का अपचयन होता है, यानी कि इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्यूप्रिक आयन अपने आप को अपचयित कर लेते हैं और कॉपर की छड़ पर जमा हो जाते हैं। पहला पॉइंट अपनी नोटबुक में ये लिखें, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये लिखें, तीसरा पॉइंट ये लिखें, ठीक है। क्या कह रहा है तीसरा पॉइंट, इन रिडॉक्स अपक्रियाओं के दौरान जिंक की छड़ पतली होती जाती है, ठीक है, और जबकि कॉपर की छड़ मोटी होती चली जाती है, उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाती है, ठीक है। भाई यहाँ से जिंक के परमाणु हट हट के विलयन में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई पतली होगी, थिन होगी, ठीक है, और इस पे कॉपर के परमाणु इस पे जाके इकट्ठे हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, ठीक, तो वो मोटी होगी। सामान्य नियम के अनुसार देखें, ये चौथा पॉइंट बच्चों को लिखना है, ठीक है, कि विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में होता है, अतः यहाँ पर धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होता है। सब बातें यहाँ पर बिल्कुल सामान्य भाषा में लिखी गई हैं, जनरल भाषा में, ये कोई किताबी लैंग्वेज नहीं है, ये मतलब प्रॉपर जो नोट्स तैयार किए गए हैं उन नोट्स को तैयार करके ही कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से इनको बस तैयार करवा लिया गया है, इनकी डिजाइनिंग करवा ली गई है, ठीक है। ये कोई किताबी लाइनें नहीं है, इन्हीं मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में हर एक बच्चा आसानी से इनको समझ सकता है और याद कर सकता है। याद करने की जरूरत ही नहीं, जब समझ जाओगे चीज़ों को डायग्राम के बेस्ड पे तो खुद ही खुद अपने आप इन्हीं भाषा, इसी भाषा को यूज करके लिख लेना, ठीक है, कोई किताबी भाषा तो है नहीं, सेम टू सेम लिख देना, ठीक। तो हमने इलेक्ट्रॉनों एवं विद्युत धारा के प्रवाह को जाना कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर, विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर। स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। पॉइंट देखना 1, 2, 3 और 4। अगला देखें, आंतरिक परपथ में आयनों का गमन। डैनियल सेल की संरचना एवं कार्य प्रणाली में हम देखते हैं आंतरिक परपथ में आयनों का गमन। बाहरी परपथ में इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है, आंतरिक परपथ में आयनों का गमन होता है, ठीक है। कुछ किताबों में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का परिवहन दे रखा है कि बाहरी परपथ में भी इलेक्ट्रॉनों का परिवहन, आंतरिक परपथ में भी इलेक्ट्रॉनों का परिवहन, तो ये गलत है। बाहरी आंतरिक परपथ में इलेक्ट्रॉनों का परिवहन नहीं होता है, आंतरिक परपथ में आयनों का परिवहन होता है, वो भी द्विदिशीय, ठीक है, जैसा कि हमने बताया
देखें आंतरिक परपथ जो कि दोनों पात्र के विलयनों एवं लवण सेतु के द्वारा बनाया जाता है। आंतरिक परपथ कौन बना रहा है, इंटरनल सर्किट कौन बना रहा है, ये दोनों विलयन और ये लवण सेतु, यही तो बना रहा है। और इन्हीं के मध्य, इन्हीं के बीच जो है आयनों का परिवहन होगा, कैथोड से एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, हो गया बाई डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ आयंस का। ठीक है, इसी कहते हैं आंतरिक परपथ में आयनों का गमन। इस परपथ में आयनों का गमन द्विदिशीय बाई डायरेक्शनल होता है। देखें अब ये देखते हैं कि एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर क्या जाता है और कैथोड से एनोड की ओर क्या आता है, जो हमने बताया वही लिखा है। देखो एनोड टू कैथोड, इसमें सभी धनायन है भाई। एनोड से कैथोड की ओर कौन जाएगा, यहाँ पर क्या बढ़ रही थी, निगेटिविटी बढ़ रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है सल्फेट आयन इकट्ठे थे। ठीक है, यहाँ पर सल्फेट आयन इकट्ठे थे। एक मिनट बच्चों जरा, चले अच्छा, तो यहाँ पर कौन इकट्ठे थे, यहाँ पर सल्फेट आयन इकट्ठे थे। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फेट आयन इकट्ठे थे, इस वजह से इनकी निगेटिविटी बढ़ रही थी। इनको न्यूट्रल करने के लिए हमें कैसे आयन चाहिए, पॉजिटिव आयन चाहिए। तो यहाँ से K+ और Zn+ आयन मूव करेंगे, जैसा कि दिख रहा है। एनोड टू कैथोड कौन जाएंगे, धनायन, कैटायन जाएंगे। जैसे लवण के, इसके लवण सेतु के जैसे यहाँ देखो KCl और KNO3 लिखा है, तो इसके धनायन कौन कौन से हैं, K+ और K+, इसका भी अगर अमोनियम क्लोराइड है तो अमोनियम आयन भी होगा। तो K+ और Zn+2 आयन जो होंगे वो गमन करेंगे एनोड से कैथोड की ओर। अच्छा, कैथोड से एनोड क्या आएगा, यहाँ पर क्या बढ़ रही थी, पॉजिटिविटी बढ़ रही थी। किसकी वजह से बढ़ रही थी, Zn+2 आयनों की वजह से। तो इसको उदासीन करने के लिए कौन से आयन चाहिए, नेगेटिव आयन चाहिए। तो यहाँ से ये सल्फेट आयन जाएंगे और यहाँ से ये क्लोराइड आयन और नाइट्रेट आयन जाएंगे। ठीक है, तो देखो वही बात यहाँ पे लिखी, कैथोड टू एनोड क्लोराइड आयन और सल्फेट आयन गमन करते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर चीज़ों को लिखा गया है। पढ़ भी लेते हैं एक बार, वही लिखा है कि इसमें सभी धनायन जैसे लवण सेतु का K+ और विलयन का Zn+2 आयन एनोड से कैथोड की तरफ गमन करता है, ताकि कैथोड कक्ष के सल्फेट आयनों को उदासीन किया जा सके। इसी को कहते हैं विद्युत उदासीनता को बनाए रखना, विद्युत उदासीन करना। कौन कर रहा है, लवण सेतु। 60 ब्रिज। कैथोड टू एनोड, इसमें सभी ऋणायन जैसे लवण सेतु के क्लोराइड आयन और विलयन का सल्फेट आयन कैथोड से एनोड की तरफ गमन करते हैं, ताकि Zn+2 आयन को उदासीन किया जा सके। चलिए अच्छा लिख लें, जैसा ये लिखा है वैसे ही हेडिंग डाल के लिख लेना। पहले ये हेडिंग पड़ेगी चौथी, उस हेडिंग में ये लिखना, और फिर ये 2 पॉइंट बना लेना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और लास्ट में ये छोटा सा एक समरी हो जाएगी, तो इस समरी को लिख लेना। चलिए अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं लवण सेतु की गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल में भूमिका। भाई सब कुछ तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, इनके बारे में भी जान लिया, इन क्षणों के बारे में भी जान लिया, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रॉनों का परिवहन, आयनों का परिवहन, क्या रह गया अब, यही तो रह गया लवण सेतु पढ़ने के लिए। बस लवण सेतु को और पढ़ लें। तो देखो लवण सेतु एक यू आकार की कांच की नली होती है, जिसमें एगार एगार जेल या जिलेटिन में कुछ अक्रिय विद्युत अपघट्य जैसे KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड या K2SO4 भरे रहते हैं। यहाँ से ये समझ लें, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे जो है विद्युत अपघट्य भरे रहते हैं। तो लवण सेतु क्या है, साल्ट ब्रिज क्या है, एक कांच की बनी हुई यू आकार की नली है, जिसमें एगार एगार जेल या जिलेटिन में कुछ अक्रिय विद्युत अपघट्य जैसे KCl है, KNO3 है, अमोनियम क्लोराइड है या K2SO4 है, ये भरे रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसी के नीचे लिखा जाएगा अक्रिय वैद्युत अपघट्य वह वैद्युत अपघट्य हैं जो सेल में चल रही रेडॉक्स प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, जैसा कि हमने बताया। इनको अक्रिय क्यों कह रहे हैं, इनको अक्रिय क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो वैद्युत अपघट्य है ये सेल में चल रही रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेंगे, और ना ही सेल में उपयोग किए गए वैद्युत अपघट्यों के साथ किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक क्रिया करेंगे, इसीलिए इनको अक्रिय वैद्युत अपघट्य कहा जा रहा है, ठीक। उसके बाद देखें लवण सेतु के कार्य, देखें लवण सेतु के कार्य। तो कार्य भाई क्या है, एक कार्य हमने बताया लवण सेतु का कार्य है कि दोनों अर्ध सेलों को, दोनों पात्रों के विलयनों को आपस में फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट करना, जोड़ना। एक कार्य तो ये हो गया।
दूसरा कार्य इनका हो जाएगा विद्युत उदासीनता को बनाए रखना, जो अभी हमने समझाया आयनों के अभिगमन में, परिगमन में। ठीक, तो पहला कार्य क्या है, लवण सेतु डेनियल सेल में दोनों पात्रों को आपस में जोड़ने के अतिरिक्त एक मुख्य कार्य और करता है। जोड़ तो ये रहा है जो कि हमें साफ साफ दिख ही रहा है चित्र में, लेकिन एक कार्य और कर रहा है, वो कर रहा है विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। कैसे बनाता है वो हमने बता ही दिया है। चलिए आइए पढ़ लेते हैं। देखो, लवण सेतु आंतरिक परपथ में आयनों के द्विदिशीय गमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लवण सेतु के अक्रिय वैद्युत अपघट्टों के ऋणायन जैसे क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन इत्यादि एनोड कक्ष में पहुंचकर Zn+2 आयनों को उदासीन करते हैं। ठीक, इसी प्रकार धनायन जैसे K+ अमोनियम आयन कैथोड में पहुंचकर सल्फेट आयनों को उदासीन करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन का परिवहन बाहरी परपथ में लगातार चलता रहे। अगर ये ऐसा नहीं किया गया, मतलब आयनों का परिवहन नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमने जो कंडीशन बताई वो क्रिएट हो जाएगी। एक तरफ पॉजिटिविटी हो जाएगी, एक तरफ निगेटिविटी हो जाएगी। पॉजिटिविटी की वजह से ये जो पॉजिटिविटी है ये इलेक्ट्रॉनों के गमन को रोक देगी, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगी। यहाँ पर निगेटिविटी हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉनों को दूर भगाएंगे, ठीक है, कि भागो यहाँ दूर भागो। तो यहाँ पे जो है अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर जो है डिसअट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट रुक जाएगा, और जब इनका मूवमेंट रुक जाएगा, परिवहन रुक जाएगा, तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा, पूरा सिस्टम धड़ाम हो जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए ये पूरा हमने तामझाम किया है, ये सब मामला फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लवण सेतु का कार्य। कैसे लिखना है वो समझ लो। पहले ये हेडिंग डाल लेना, लवण सेतु की गैल्वेनिक डेनियल सेल में भूमिका। इसी तरीके से लिखना, इसी डिजाइन में। बोर्ड परीक्षा में ऐसे आप लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें सब कुछ लिखा है सरल से सरल शब्दों में, और हालांकि ये थोड़ा दीर्घ उत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है, इसी को थोड़ा और शॉर्ट करके लघु बना लेना अपना, ठीक। तो सबसे पहले ये हेडिंग डालनी है, फिर उसके बाद उस हेडिंग के अंतर्गत ये लिखने, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा विद्युत अपघट्ट जैसे, तो ये उसी का पार्ट है, उसी हेडिंग में चला जाएगा। उसके बाद फिर आप पॉइंट करके लिख लेना, या नई पैराग्राफ से चेंज करके लिखना कि अक्रिय विद्युत अपघट्ट क्या है, उसके बारे में लिखा। उसके बाद हेडिंग डाल देना लवण सेतु के कार्य, उसमें एक कार्य ये हो जाएगा और दूसरा कार्य ये हो जाएगा। तो इस स्लाइड से हमें इतना अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। बाद बाकी चित्र जो है ये बनेगा, और जैसा हमने बनाया वैसे ही बनेगा, क्योंकि ये तो ग्राफिकल कंप्यूटर की सहायता से बना है, ऐसा तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। जैसा हमने बनाया लगभग वैसा बना लेना, ठीक है। चलें, अच्छा, तो ये हो गया हमारा लवण सेतु की गैल्वेनिक सेल में भूमिका। ये देखो एक बेहतरीन चित्र और बना हुआ है, ये हमारी खुद की जो है एक नोट्स है केमिस्ट्री का, उसमें बना हुआ था, तो उसी का हमने जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार करवा लिया। ये ठीक ऐसे ही बना हुआ था, तो वही हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप, स्क्रीनशॉट लेने, बाद बाकी सब वही है जो हमने समझाया, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। सब कुछ वही है, सब कुछ इसमें लिखा भी है, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट इसमें चीज़ों को लिखा भी गया है। तो ये अपने जो है आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको जो है मतलब इसको पढ़ लो, ठीक है। सब वही चीज़ें हैं, देखो सब वही है। ये दो यहाँ पे हमने ऐसे बना लिए हैं, इनको अलग तरीके से बनाया है, ठीक। ये ZnSO4 है या Zn2+ आयन इसमें जा रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों का परिवहन दिखाया गया है। आई विद्युत धारा इधर बह रही है। लवण सेतु जिलेटिन या अगर में KCl KNO3 अमोनियम क्लोराइड भरा हुआ है। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। एनोड है, निगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ये पॉजिटिव है यानी कि कैथोड है, ठीक है। चलें, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बात और समझ लेते हैं, सेल अक्रिया, ठीक है। सेल रिएक्शन को समझ लेते हैं कि सेल रिएक्शन क्या होती है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर समझाए दे रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखें। लाइट, हाँ देखें तो बच्चों जरा ध्यान दें कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई थी, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हुई थी, जरा हमें बताएं। एनोड पर रिएक्शन हो रही थी कि जो Zn परमाणु थे वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर कहाँ चले गए थे, विलयन में चले गए। तो ये Zn+2 बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, यानी अगर यहाँ पर इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया।
ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये सर एनोड पर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? एनोड पर हो रहा है। अच्छा, कैथोड पर क्या हो रहा है सर? कैथोड पर हमने बताया कि कैथोड पर क्या होता है कि जो क्यूप्रिक आयन होते हैं, यानी कि जो विलयन के Cu+2 आयन होते हैं, वो इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं। ये जो दो इलेक्ट्रॉन निकाले वही यहाँ पे ये ग्रहण कर लेंगे, ठीक है, और ये चेंज हो जाएंगे Cu में, ठीक है, सॉलिड अवस्था में ये जमा हो जाएंगे। ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? कैथोड पे, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो है प्रक्रिया कैथोड पर चल रही है, ठीक है। तो ये एनोड पर चलने वाली अपक्रिया है और ये कैथोड पर चलने वाली अपक्रिया। अब ऐसा करते हैं, सब क्रिया का हम टोटल नेट रिएक्शन लिखे देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिखो संपूर्ण अवक्रिया यानी कि नेट रिएक्शन, संपूर्ण अवक्रिया यानी कि नेट रिएक्शन। नेट रिएक्शन क्या हुआ एक्चुअल में? क्या खोया क्या पाया? क्या खोया क्या पाया भाई? तो यहाँ पे नेट रिएक्शन देखो भाई, नेट रिएक्शन क्या है? तो दोनों तरफ देखो क्या कट रहा है। जैसे यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए तो उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को हमने यहाँ पे खर्च कर दिया। जैसे 2 रुपया हमने यहाँ पे कमाए, 2 रुपये यहाँ खर्च कर दिया। ओवरऑल क्या हुआ? रहे हम बाबा जी के बाबा जी, यानी कि 0 के 0 रहे, ठीक है। और देखो कुछ कमाया हो जिसको खर्च किया हो, ठीक है, और तो कुछ है नहीं जो है कटने लायक। अब इस तरफ वाली अपक्रियाओं को इस साइड लिख दें, बाएं वाली अपक्रियाओं को बाईं तरफ लिख दें, सब जोड़ जाड़ के दाएं वाले को दाईं तरफ लिख दें। यहाँ क्या क्या रह गया है? यहाँ रह गया है Zn, ठीक है, प्लस Cu+2, एरो पर चिन्ह लगा दें। अब यहाँ Zn+2 और नीचे कॉपर, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया? कॉपर। तो ये हमारी हो गई नेट रिएक्शन, संपूर्ण अभिक्रिया, टोटल। इसको हम सेल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? सेल रिएक्शन। यही हमारी सेल रिएक्शन है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल अपक्रिया, कि हमारे रासायनिक सेल में क्या अपक्रियाएं चल रही हैं। और इन अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स का मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, ठीक है। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। देखें, तो ये सेल अपक्रिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका बेहतरीन तरीके से इसको हमने लिखवा रखा है, जो हमने समझाया है भाई यहाँ पे सब लिखा है, ठीक है, समझाई दिया इसको। चलें, अच्छा, डेनियल सेल में कैथोड तथा एनोड कक्ष में होने वाली ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अपक्रियाओं को ही सेल अपक्रियाएं कहते हैं, सेल रिएक्शन कहते हैं। इस बात को लिख लेना कि सेल अपक्रिया किसे कहते हैं, पता होना चाहिए कि एनोड और कैथोड कक्ष में जो अपचयन, ऑक्सीकरण और जो अपचयन अपक्रियाएं हो रही हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएं, इन अपक्रियाओं को ही हम सेल अपक्रिया कहते हैं। एनोड पर ये होता है, कैथोड पर ये अपक्रिया हो रही है, संपूर्ण अपक्रिया लिखते हैं तो ये निकल के आता है, ठीक। चलें, अच्छा, अब हम देखते हैं डेनियल सेल को संक्षिप्त रूप में हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। डेनियल सेल को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है, देखो क्या तरीका है वो। डेनियल सेल को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए सेल निरूपण यानी कि सेल रिप्रेजेंटेशन का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ मुख्य नियम और निरूपण नीचे दिए गए हैं। सेल निरूपण के नियम IUPAC पद्धति के अनुसार देखो कैसे लिखा जाता है। नियम समझे पहले, नियम, ठीक है, बाद बाकी दो तो हम 1 मिनट बता देंगे, नियम समझने पहले। एनोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है। इसे हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है। इसे हमेशा किस तरफ लिखा जाता है? बाईं ओर। इसीलिए हमने जो चित्र बनाया था, चित्र में जो एनोड कक्ष लिया था वो हमने बाईं ओर लिया था, कैथोड कक्ष को दाईं ओर लिया था, ठीक है, बात समझ में आई। धातु और उसके विलयन के बीच एक खड़ी रेखा खींची जाती है। धातु और उसके विलयन के बीच एक खड़ी रेखा खींची जाएगी। देखो जैसे यहाँ पर हमने जो है प्रेजेंटेशन किया, तो यहाँ पे देखो हमने जिंक की छड़ को लिया। उस जिंक की छड़ को जिस विलयन में डुबोया है, तो यहाँ पर या तो आप पूरा लिख दें ZnSO4 लिख दें, ठीक है, या Zn+2 लिख दें, लेकिन यहाँ पर एक्वस लिख दें, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दें? एक्वस लिख दें। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया? Zn लिखा, ठीक, ये सॉलिड स्टेज में है, ठीक। फिर हमने जो है एक ऐसी लाइन लगाई, इसको, इस छड़ को हमने किस में डुबोया है? ZnSO4 के विलयन में। तो आप यहाँ पर ZnSO4 लिख दें या Zn+2 लिख दें, लेकिन साथ में AQ लिख दें। AQ का मतलब हो गया एक्वस, ठीक। तो ये इतना एक अर्ध सेल हो गया,
ये इतना अर्धशैल हो गया, ऑक्सीजन अर्धशैल। अब दूसरा अर्धशैल लिखेंगे तो बीच में ऐसी 2 लाइनें खींचेंगे, बीच में ऐसी 2 लाइनें खींचेंगे। उसके बाद जब दूसरा अर्धशैल लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे वैद्युत अपघट्ट का विलयन। तो हमने कॉपर की छड़ को लिया था, कॉपर की छड़ को किस में डुबोया था, कॉपर सल्फेट के विलयन में, यानी कि Cu+2 आयनों में। इसमें भी लिख दें हमारा एक्वस यानी कि Aq, ठीक। और फिर एक डंडा ऐसा लगाएं, एक लाइन खींचें, उसके बाद यहाँ पे कॉपर की छड़ लिखें Cu और ऐसे सॉलिड का साइन लगा दें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेनियल सेल का प्रतीकात्मक निरूपण, रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा देखो भाई, इसमें लिखा है कैथोड रिडक्शन हाफ सेल, इसे हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। विलयन और धातु के बीच एक खड़ी रेखा खींची जाती है, लवण सेतु। दोनों अर्धशैलों के विलयनों को अलग अलग करने के लिए बीच में 2 समानांतर खड़ी रेखाएं लगाते हैं, जैसा कि हमने देखो 2 समानांतर खड़ी रेखाएं लगाई हैं, ठीक है। तो ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार डेनियल सेल को इस प्रकार दर्शाया जाता है। चित्र इस प्रकार बनता है और इसको जो दर्शाया जाता है वो इस तरीके से दर्शाया जाता है। डेनियल सेल का निरूपण, ठीक है, डेनियल सेल का निरूपण। नोट करके यहाँ एक बात लिखी गई है बच्चों, जरा देखें। यदि विलयन की सांद्रता ज्ञात हो तो उसे आयनों के साथ कोष्टक में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि सांद्रता 1 मोल हो। अब यहाँ पर एक बात और लिख दी है कि अगर जो है हमें विलयन की सांद्रता ज्ञात है, यानी कि हमने जो ZnSO4 का यहाँ विलयन लिया है, इसकी सांद्रता ज्ञात है, तो हम एक्वस की जगह ब्रैकेट में लिख देंगे। जैसे 1 मोल रता का लिया है तो 1 m, 2 का लिया तो 2 m, 0.5 का लिया तो 0.5 m। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे 1 m। यहाँ पे अगर 1 मोल रता का लिया है तो फिर एक्वस की जगह लिख देंगे 1 m। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखो यही तो चेंज किया गया, यहाँ एक्वस की जगह यहाँ पे 1 m और 1 m कर दिया गया, क्योंकि सांद्रता हमें ज्ञात है कि विलयन की सांद्रता 1 मोल रता है, ठीक है। तो ये हो गया डेनियल सेल को प्रदर्शित करने का एक प्रतीकात्मक निरूपण। इसको कहते हैं सेल निरूपण या सेल रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग डाल लेना, ठीक है। हेडिंग डालने के बाद ये कुछ नियम लिखना चाहो तो नियम लिख लेना, नहीं तो डायरेक्ट यही ऐसे लिख देना और ये नोट करके बाद अपनी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलें अच्छा, तो ये हमारा हो गया भाई डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल की जो हमने क्लास ली है, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो पेपर हो चुके हैं, तो बुक्स वगैरह में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए होते हैं, कोई भी आपके पास बुक हो, ठीक है, तो उसमें देखना लघु में और दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन दे रखे होते हैं उसमें डेनियल सेल जो है पूछा गया होगा कि डेनियल सेल की संरचना एवं कार्य प्रणाली को संक्षिप्त में समझाइए, या डेनियल सेल का चित्र बनाकर इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं लैंग्वेज चेंज करके। लघु में भी पूछा जाता है, दीर्घ में पूछा जाएगा, तो जैसा हमने बताया है इसको लिखना है, ठीक है। कंटेंट ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि ये स्लाइडों में लग रहा है ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा नहीं। जब आप कॉपी लिख लेंगे तो कंटेंट थोड़ा होगा और फिर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलें अच्छा, कैसी लगी आज की ये क्लास, ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, कुछ मिला हो, हमारी मेहनत जो है, ठीक है, हमारी मेहनत का कुछ फल देना चाहते हो तो लेक्चर को लाइक करें, ठीक है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका काम है दोस्तों के पास शेयर करना, देखना या ना देखना उनका काम, हमारा काम है यहाँ से पढ़ाना, ठीक है, प्रॉपर जो है टीच करना। बच्चों का काम है सामने से पढ़ना, प्रॉपर नोट्स बनाना। नोट्स बनाते रहें, साथ ही साथ जो है रिवीजन भी करते रहें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो इससे दिक्कतें आएंगी, ठीक है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो इससे दिक्कतें आएंगी, हम पिछला भूलते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रिवीजन भी करते रहें। चलें अच्छा, अब मिलते हैं कल की क्लास में। डेनियल सेल हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। चित्र को बना लेना, सही से प्रॉपर लिख लेना, कोई बात समझ में ना आए तो फिर हमसे इन बातों को पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने लिए कभी अपनों के लिए। धन्यवाद।